हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? तो हम शुरू करते हैं हिस्ट्री का चौथा पार्ट। हमने 3 पार्ट पहले देख चुके हैं, जिसमें इतिहास के खंड के बारे में जाने, उसके बाद प्राक ऐतिहासिक, पाषाण काल, स्टोन एज, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री में अभी हम देख रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता में अगर बात करें तो हमने इसके प्रमुख 3 शहरों के बारे में भी जान लिया, उसकी विशेषताओं के बारे में भी जान लिया, जिसमें से हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और चंद्रहुदड़ो, ये तीनों शहरों की विशेषताएं, उस समय क्या खोज हुई, इसकी खोजकर्ता कौन है और कब खुदाई की गई, ये सभी बातों के बारे में हमने पिछली वीडियो में देख चुके हैं। तो अगर आपको ये सब के बारे में जानना है तो पिछले वीडियो आप जाकर देख सकते हैं। उसके साथ साथ हम आगे कुछ इसके जो प्रमुख शहर हैं जिसकी खुदाई की गई, जिसकी जाँच की गई है, उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो इसमें सबसे पहला हमारा चंद्रहुदड़ो के बाद आता है वो है रोपड़। रोपड़ का जो जनक है, जो खोजकर्ता है, वो है यज्ञदत्त शर्मा, जो कि इसको 1953 ईस्वी में इसकी खुदाई की गई। अब ये सतलज नदी के किनारे बसा हुआ है, जो कि पंजाब में पड़ता है, पंजाब के क्षेत्र में पड़ता है रोपड़। और यहाँ की अगर बात करें तो इस समय रोपड़ जो था, इस समय की अगर प्रमुख रूप से बात करें तो इस समय की खासियत यह थी कि जो भी व्यक्ति मरता था, व्यक्ति के साथ साथ उसके जानवर को भी उसके साथ दफना दिया जाता था। यानी कि कोई भी व्यक्ति मरा तो उसका जो भी पालतू जानवर होता था, उस पालतू जानवर को उसके साथ ही दफना दी जाती थी। ये इसका खासियत था रोपड़ का। उसके बाद हमारा है बनावली। बनावली की अगर बात करें तो ये हरियाणा में हिसार जिला में पड़ता है और ये रविंद्र सिंह इसकी खोजकर्ता है, जो कि रंगोई नदी के किनारे पड़ता है, हरियाणा के क्षेत्र में। तो पहले हम पंजाब में देखें सबसे ऊपर में भारत में, उसके बाद हरियाणा में बनावली है, जो कि रविंद्र सिंह ने इसकी खोज किया और ये हिसार जिला में पड़ता है हरियाणा के, और रंगोई नदी के किनारे है। यहाँ की अगर खासियत बनावली की बात करें तो यहाँ पे टेढ़ी मेढ़ी सड़कें मिली है, जो कि सामान्यतः अन्य जगहों पे अगर देखें तो चौड़ी सड़कें होती थी और 90 डिग्री पे होता था, ताकि अगर हवाएं चले तो उसको साफ करते चले। और इस प्रकार से यहाँ पे टेढ़ी मेढ़ी सड़कें, खुली नालियाँ मिली है, जो कि सामान्यतः अन्य क्षेत्रों में नहीं मिली है ऐसी। तो इस प्रकार से यहाँ पे थोड़ा सा बिगड़ा हुआ स्थिति यहाँ का देखने को मिला है। उसके बाद तीसरा हमारा है कालीबंगा। कालीबंगा में अगर बात करें, जिसके खोजकर्ता है बीके थापड़ एवं बीबी लाल, जो कि ये सरस्वती नदी यानी कि घाघर नदी के किनारे है, जो कि राजस्थान के क्षेत्र में पड़ता है। यानी कालीबंगा की अगर बात करें तो ये राजस्थान के क्षेत्र में है, जो कि सरस्वती नदी, जिसको घाघर नदी भी कहा जाता है, घाघर नदी, इसके किनारे इसका स्थिति देखने को मिलता है। कालीबंगा की अगर बात करें तो इस समय की इसकी प्रमुख यहाँ पे मिला हुआ है जो जोता हुआ खेत। और जोता हुआ खेत के साथ साथ जब खेत की जुताई की गई तो पहले की जुताई किससे होती थी? तो हल से होती थी। यानी कि पहले जो मिला वो जोता हुआ खेत, उसके बाद इसकी जुताई कैसे की गई? तो हल से जुताई की गई, तो हल मिला। और हल, उसके साथ साथ इस समय यज्ञ ये सब हुआ करता था। तो यज्ञ होने के लिए यहाँ पे जो है यज्ञ का जो है सामग्री भी देखने को मिला। और यज्ञ के सामग्री के साथ साथ यज्ञ जब हो रहा हो तो उसके चारों तरफ ईंटें सजाए जाते थे। तो अलंकृत ईंटा यहाँ पे मिला है। अलंकृत कहने का मतलब सजाया हुआ, अलंकृत ईंट, यानी कि अलंकृत सजाया हुआ ईंटों के साथ जो है यज्ञ के शाला को सजाया गया। अब उसके साथ साथ पहले कुछ जगहों में जो है महिलाओं को भी अलाउ होता था, महिलाएं भी उसमें बैठ सकती थी। तो वहां से महिलाओं क्या पहनती है? हाथ में चूड़ी पहनती है। तो यहाँ से जो है चूड़ी भी मिला हुआ है। तो ये सब यहाँ से साक्ष्य मिले हैं। यानी कि पहले जोता हुआ खेत मिला, अब जुताई किससे हुआ? तो हल से जुताई हुआ, तो हल भी मिला। हल के साथ साथ जब खेत की जुताई होती थी, अगर पानी वर्षा नहीं हुआ तो उसके लिए यज्ञ करते थे, तो यज्ञ का सामग्री भी यहाँ से मिला। उसके साथ साथ यज्ञ को करने के लिए उसके चारों तरफ जो ईंट लगाए जाते हैं वो अलंकृत ईंट होते थे, यानी कि सजाए हुए ईंट होते थे। और अलंकृत ईंट के साथ साथ कई महिलाओं को भी वहाँ पे कई जगहों में ऐसा लाभ होता था, जिसमें जो है उनका साक्षी के रूप में उनकी चूड़ियाँ मिली है। तो ये सब जो है वो आपको किससे? कालीबंगा से देखने को मिला है, जो कि सरस्वती नदी किनारे, घाघर नदी किनारे राजस्थान में है। उसके बाद हमारे 4 प्रमुख और शहर है, जो कि गुजरात में पड़ता है, जिसमें है सबसे पहले धौलावीरा। धौलावीरा जो था उस समय का सबसे बड़ा स्थल क्षेत्र है। यानी कि अगर सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो उस समय का सबसे बड़ा जो क्षेत्र था वो था धौलावीरा, और सबसे बड़ी शहर जो थी वो थी मोहनजोदड़ो। धौलावीरा के बाद अगर बात करें तो आता है सुरकोटदा। सुरकोटदा में इसकी प्रमुख खासियत की अगर हम बात करें तो सुरकोटदा में कलश समाधान देखने को मिलता है। यहाँ से साक्ष्य, कलश समाधान का मतलब होता है यहाँ पे जो मरते थे लोग, उनको लाश जो है कलश से मिला है। अब सोच रहे होंगे कलश में कैसे लाश रखा जाएगा? तो पहले जो बड़ी बड़ी कलश होता था, जो पहले ज़्यादातर मिट्टी के ही बर्तन होते थे, तो बहुत बड़े बड़े कलश बनाए जाते थे और कलश में से कंकाल मिला है, जिससे यह पता चलता है कि पहले लोग कलश में पहले डालकर उसको दफनाते थे या फिर रख देते थे।
तो कलश सावधान कहाँ से मिला है? सुरकोटदा से। तो इस प्रकार से अगर देखें तो यहाँ पे धौलावीरा सुरकोटदा में हमने देखा कि यहाँ पे कलश सावधान और उसके साथ साथ यहाँ से घोड़े के कंकाल मिले, जिससे पता चलता है कि सुरकोटदा में घोड़े वहाँ पे पाले जाते होंगे, तो घोड़ा का कंकाल यहाँ से मिला है। उसके बाद हमारा आता है लोथल, जो कि भोगवा नदी के किनारे है, जो कि धौलावीरा की अगर बात करें तो एक कच्छ में है पड़ता है। लोथवा जो कि भोगवा नदी किनारे है, यहाँ से साक्ष्य की अगर बात करें तो यहाँ से युगल सावधान मिला है। युगल सावधान कहने का मतलब है कि एक व्यक्ति जब मरता था तो उसके साथ दूसरे व्यक्ति को भी दफनाया जाता था। इससे यह पता चलता है कि अगर मान लो पति पत्नी की, जैसे कि सती प्रथा में होती थी कि सती प्रथा में अगर पति मर गया तो उसके साथ पत्नी को भी जला दिया जाता था। तो उस प्रकार के कुछ साक्ष्य यहाँ से मिले हैं कि यानी कि एक ही साथ दो व्यक्ति के दफनाए जाने के, दो व्यक्ति का यानी कि दफनाए का और मरे हुए का जो समाधान मिला है वहाँ से कहाँ से? लोथल से देखने को मिला है। और लोथल से जो है अन्य बातें अगर बात करें तो यहाँ से विदेशी व्यापार के भी साक्ष्य मिले हैं कि विदेशी से व्यापार होता था, जिसके लिए व्यापार करने के लिए तो तराजू की जरूरत पड़ेगा, भाई नाप तोल करेंगे, तराजू का भी साक्ष्य यहाँ से मिला है। उसके साथ साथ विदेशी मुहर भी यहाँ से मिले हैं। विदेशी मुहर यानी कि जिसको फारस का यहाँ से मुहर मिला है, फारस का मुहर मिला है यहाँ से। उसके साथ साथ यहाँ पे जो है, यहाँ पे हमने देखा कि घोड़ा का कंकाल और यहाँ पे मिला था हमारा कलश सावधान। यहाँ से हमारा जो है लोथल में यहाँ पे हमारा मिला युगल सावधान। यहाँ पे फारस का मुहर मिला। यहाँ से हमको तराजू बात करें तो जब व्यापारी करेंगे तो तराजू की आवश्यकता पड़ेगा, तो तराजू भी यहाँ से मिला। और उसके साथ साथ अन्य जो विदेशी यात्री यहाँ पे आते थे उनका साक्ष्य कुछ यहाँ पे मिला है। तो लोथल से इस प्रकार के बहुत सारे साक्ष्य देखने को मिले। उसके बाद जो है यहाँ पे अगर बात करें रंगपुर में तो यहाँ पे धान का भूसा मिला है, ज़्यादा कुछ यहाँ से नहीं मिला, धान का भूसा यहाँ से मिला है। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो इतनी सारी चीज़ें जो कि प्रमुख 3 शहरों को हमने पिछले पार्ट में देखा, और इसमें यानी कि 3 और 4 3 7 यानी कि 10 प्रमुख शहर हमको सिंधु घाटी सभ्यता में मुख्य रूप से पढ़ना है, क्योंकि इसी से ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए ये जरूरी है। अब हम कुछ सिंधु घाटी की विशेषताओं को देखते हैं कि सिंधु घाटी की कुछ विशेषताएं क्या थी। तो सबसे विशेषता पहली थी कि यहाँ पे ये नगरी सभ्यता थी, यानी कि पहली नगरी सभ्यता। और नगरी सभ्यता कौन थी हमारी? ये थी सिंधु घाटी सभ्यता। दूसरा इसकी विशेषता क्या था? तो यहाँ पे जो मुहर मिला है, मुहर जो कि हमको फारस बताए, अभी पढ़े कि फारस का मुहर मिला था। उसके बाद जो है मुहर जो था वो किससे बना होता था? तो सेल खड़िया पत्थर का बना होता था, सेल खड़िया जो पत्थर होता था उससे बना हुआ होता था। उसके बाद यहाँ पे जो सिक्का मिला है, सिक्का जो मिला है वो जो है पक्के मिट्टी का जो है टोरगेटा का जो है बना हुआ होता था। उसके बाद यहाँ पे अगर प्रमुख रूप से बात करें तो यहाँ पे गाय जो प्रमुख यहाँ का महत्व नहीं था, गाय के रूप में लोगों ने पशुपालन को ध्यान नहीं दिया। उसके साथ साथ यहाँ पे तलवार से भी लोग परिचित नहीं थे, तलवार से भी परिचित नहीं थे, यानी कि गाय के बारे में, तलवार के बारे में ये लोग नहीं जानते थे। उसके साथ साथ इसकी अर्थव्यवस्था की अगर बात करें, अर्थव्यवस्था जो था, अर्थव्यवस्था ज़्यादातर जो है वो कृषि पे आधारित था, और कुछ जो व्यापार शुरू हो गए थे और उद्योग छोटे मोटे शुरू हुए उस पर आधारित था। लेकिन मुख्य रूप से अगर बात करें तो यहाँ के लोग कृषि ही करते थे, इसलिए इसकी अर्थव्यवस्था जो थी वो थी कृषि पे आधारित। और छठा इसकी विशेषता जो थी वो थी लिखने की जो शैली था, लिखने का जो शैली था वो था भाव चित्रात्मक, यानी कि जो लिखा जाता था उसमें चित्र को भी दिया जाता था ताकि समझने में आसानी हो। जैसे कि बच्चे क्लास में पहला दूसरा में भी अगर जो छोटे छोटे क्लास के बच्चे होते हैं उनको पढ़ने के साथ साथ, जैसे कि ए से एप्पल, तो एप्पल का वहाँ पे चित्र दे दिया। तो इस प्रकार का शैली पहले के समय में देखने को मिलता था कि जो भी लिखा जाता था उसके साथ साथ चित्र भी बना दिया जाता था ताकि आसानी से उसको समझ सके। तो लेकिन इस समय के जो लिखे गए बातें हैं उसको तो समझा नहीं जा सका है, लेकिन उसके साथ चित्र देखने को मिले हैं, जिससे यह पता चलता है कि इस समय की जो लिखने की शैली थी वो थी भावचित्रात्मक। उसके साथ साथ जो है यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ इसका विनाश का मेन कारण अगर बात करें, विनाश यहाँ पे क्यों हुआ, तो विनाश का मेन कारण माना जाता है बाढ़ को। यहाँ पे सिंधु नदी में बाढ़ आई जिसके कारण यहाँ पे विनाश हुआ। कोई लोग यह भी कहते हैं कि यहाँ पे आर्यों ने आक्रमण किया इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश हो गया। इस तरह से। और यहाँ की मेन अगर बात करें तो यहाँ की जो समाज था वो था मातृसत्तात्मक।
यानी कि इस समय माता का वैल्यू बहुत ज़्यादा था, यानी कि महिलाओं का वैल्यू बहुत ज़्यादा था। तो इसलिए इस सभ्यता का जो समाज था वो किस तरह का समाज था, मातृसत्तात्मक। जो कि अब का समाज है वो है पितृसत्तात्मक, यानी कि पिता को ज़्यादा महत्व अब के समय में दिया जाता है। तो उस समय का जो समाज था वो क्या था, मातृसत्तात्मक। तो इस तरह से इसकी विशेषताएं कुछ देखने को मिलते हैं कि पहली नगरी सभ्यता थी, मुहर जो कि सेल खड़ियाल से बनी होती थी, और सिक्का जो बना होता था वो होता था टोरगेटा, जो कि मिट्टी का पक्का होता था, उससे बनाया जाता था। और गाय और तलवार से लोग उतना ज़्यादा गाय को पालतू जानवर नहीं मानते थे, तलवार से परिचित नहीं थे। अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित थी। लिखने का शैली जो था भाव चित्रात्मक हुआ करता था। और विनाश का कारण मुख्य रूप से बाढ़ को माना जाता था, या तो फिर ये भी कहा गया है कि आर्यों ने आक्रमण किया, जिसके कारण यानी कि आक्रमण से भी जो है इसका विनाश हुआ। और उसके साथ साथ समाज जो थी वो मातृसत्तात्मक थी। तो इस प्रकार से हमने सिंधु घाटी सभ्यता को सामान्यतः रूप से अगर बात करें तो पूरा खत्म कर लिया। अगले पार्ट में हम कुछ आगे की बातों को देखेंगे। तो इस पार्ट के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू।